उत्तराखंड का एक वाटर डेफिशिट जनपद है और इसमें देखते हैं कि महिलाएं खासकर रोडों के किनारे जो हैंड पंप होते हैं, सोलार पंप होते हैं, उन पर बेचारी खड़ी रहती हैं पानी के इंतज़ार में, अपनी बारी का इंतज़ार करती है। और हैवल खासकर जो पहाड़ ऊपर का एरिया है, जो कणाताल, रोशलीखाल, चंबा वाला एरिया, ये वाटर का काफ़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। और यहाँ इतना ज़्यादा क्राइसिस हो जाता है समर्स में कि पानी को टैंकरों के माध्यम से मंगाया जाता है। जबकि हैवल रिवर एक है यहाँ पर जो बिल्कुल नीचे में 2 किलोमीटर नीचे में बहती है। तो इसका जब 2018 मई में हम लोग ऐसी फील्ड इंस्पेक्शन कर रहे थे, विजिट कर रहे थे, तो हैवल नदी के किनारे किनारे हम लोगों ने ट्रैकिंग किया था। तो पाया कि इसका जो ग्रेडियंट है बहुत ही जेंटल टाइप का है और इस नदी का जो कैचमेंट है वो उसका हाइट भी बहुत ज़्यादा है, जो टॉप है और बॉटम है उसका डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है। इस कारण से हैवल रिवर का जो बॉटम का पानी है हम लोग जब तक लिफ्ट ना करें तब तक उपयोग करना आसान है। और जब इसका और फर्दर हमने थोड़ा और पता किया कि क्या डिपेंडेंसी है इस पर, तो पाया कि तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैवल रिवर के पानी पर डिपेंडेंट है। तो इन सारी चीज़ों को लेके और जल संरक्षण को लेके जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कवायद है, उनको मद्देनज़र कुछ इनोवेटिव कुछ करने का ख्याल आया। तो हम लोगों ने पहले पता किया कि इंडिया में रिवर रिजुवनेशन के लिए कितना काम हुआ है, कोई लिटरेचर है कि नहीं। तो वी केम टू नो कि कोई ज़्यादा अच्छा खासा कॉम्प्रहेंसिव प्रोजेक्ट की एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट करना है स्टेप बाय स्टेप, ऐसा कोई प्रोजेक्ट हमारे सामने आया नहीं। एक नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, वो काफ़ी हद तक एक प्रोजेक्ट है जिससे कुछ हमें आइडिया लगा, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें गंगा नदी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को लिया गया। उसी से थोड़ा आइडिया लेते हुए हम लोगों ने जब हैवल रिवर का स्टडी किया, वी केम टू नो कि ये स्प्रिंग्स, धाराओं से निकली हुई रिवर है जो फॉरेस्ट फेड होती है और इसका जो ओरिजिन है वो खुरेत के जंगल में होता है, सुरकुंडा मंदिर के पास में। और ये पूरा सबसे इस एरिया का सबसे टॉप एरिया है, सबसे हाईएस्ट पीक है इसका। इससे 2 रिवर का ओरिजिन होता है, एक तरफ हैवल रिवर और दूसरी तरफ सोंग नदी। और हैवल रिवर का कैचमेंट तकरीबन पड़ता है 40,000 हेक्टेयर का और ये तकरीबन 50 किलोमीटर का जर्नी तय करते हुए गंगा नदी में शिवपुरी में मिल जाती है। एंड सोंग नदी भी गंगा नदी में मिलती है, वो थोड़ा लंबी दूरी तय करती है, उसका कैचमेंट छोटा है, लेकिन वो चूँकि देहरादून की तरफ जाके देहरादून डिस्ट्रिक्ट में प्लेन्स में काफ़ी लंबी दूरी तय करती है, डोईवाला के पास, फिर उससे आगे गंगा नदी में मिल जाती है। अब हमने जो फर्स्ट फेज में काम करने का इरादा अपनाया है, तो उसमें हैवल नदी को लिया है। और हैवल नदी में भी चूँकि एरिया बहुत बड़ा हो जाता है, इतने बड़े एरिया को फर्स्ट फेज में लेना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल भरा था। तो हमने कैसे कि पूरा एरिया को लिया जाए और सारे एस्पेक्ट्स को इसमें लिया जाए, इसके लिए हम लोगों ने एक लैंड यूज़ सर्वे वगैरह जो ऑलरेडी सेकेंडरी डेटा अवेलेबल था उसको एनालाइज किया कि इस एरिया पर डिपेंडेंसी कितनी है, एग्रीकल्चर लैंड कितना है इस एरिया में, कितना ड्रिंकिंग वाटर का है। इन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए हमने फर्स्ट फेज़ में 16,500 हेक्टेयर का क्षेत्रफल लिया है कैचमेंट का, जिसको अभी हम ट्रीट कर रहे हैं। ये स्टार्ट होता है सुरकुंडा जहाँ ओरिजिन है और बेमुंडा तक, हाफ ऑफ द रिवर ले लिया है, तकरीबन 30 किलोमीटर का रिवर है। इसमें हमने फिर फर्दर हम आगे काम करते हुए कि आगे हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए उस पर विचार किया। तो हमने इसमें स्प्रिंग शेड जो स्प्रिंग्स हैं, स्प्रिंग्स को आइडेंटिफाई किया 16,500 हेक्टेयर के एरिया में, और उसके बाद में स्प्रिंग्स का स्टडी किया साइंटिफिकली, उनका जियो हाइड्रोलॉजिकल स्टडी किया, हाइड्रोलॉजिकल स्टडी किया, वेजिटेटिव मैपिंग किया, और उनका जो रिचार्ज एरिया है और जो ट्रीटमेंट एरिया है उसको आइडेंटिफाई किया, एक्टिव कहाँ है उसको आइडेंटिफाई किया। तब जाके उसका सारा कुंडली बनाई A to Z, कहाँ ओरिजिन है, कहाँ कैसे है,
कहाँ पे हमें काम करना चाहिए, इंटरवेंशंस की कहाँ आवश्यकता है, और डिप मेथड के आधार पर वेजिटेशन का भी एनालिसिस करते हुए हमने जो ट्रीटमेंट एरिया है उसको आइडेंटिफाई किया, चिन्हित किया। तत्पश्चात बहुत सारी अर्दन स्ट्रक्चर्स को स्प्रिंग्स में हमने रखा है, स्प्रिंग्स के मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से। तो हमने पाया कि ये 40 स्प्रिंग्स में जब हमने पीक पीरियड, लीन पीरियड और बीच में भी 3 साल में 3 बार हमने इसका डिस्चार्ज का डेटा लिया और उनका एनालिसिस किया, तो पाया कि 10% का एक साल में पानी का कमी है। मतलब कि इसी तरीके से चलता रहा तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में एक स्प्रिंग सूखने की कगार पर आ जाएगी। इसके अतिरिक्त बहुत सारे मैन मेड रीजन्स इसमें आ जाते हैं, जैसे कि कोई रोड कट जाता है तो उसके कारण से एक ही रोड में काफ़ी स्प्रिंग्स धाराएं प्रभावित हो जाती हैं, और काफ़ी बार बारिश का, जैसे 2016 में ड्राई सीजन था तो उस कारण से उसका सोर्स जो रेगुलर वाटर का डिस्चार्ज है वो यदि रुक जाता है तो फिर उसको मिट्टी जम जाती है, फिर उसको रिवाइव होने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जहाँ धारा निकल रही है वहाँ पर कुछ या किसानों के द्वारा या अनजाने में कुछ एक्टिविटी हो जाती है, इसके कारण से वो जो उसका आउटले है वो प्लग हो जाता है और उसका पानी का बहाव नहीं हो पाता है। इससे भी बड़ा नुकसान होता है और अचानक से ही वो धारा सूख जाती है। तो इन सारे कारणों को लोकल पीपल से काफ़ी डिस्कशंस किया गया है, उनको इन्वॉल्व किया गया कि कैसे रिचार्ज किया जाए, क्या मैकेनिज्म है। तो उस पर स्प्रिंग शेड ट्रीटमेंट पर बड़ा ध्यान दिया है और वो इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा कंपोनेंट भी है। फिर हमने स्ट्रीम्स को भी आइडेंटिफाई किया, क्योंकि स्प्रिंग का पानी, बहुत सारी स्ट्रीम, छोटी छोटी धाराएं होती हैं, उनका पानी एक बड़े गधेरे के रूप में, जिसे गाड़ कहते हैं, उसके रूप में निकलता है। तो इस स्ट्रीम को फर्दर 2 कैटेगरीज में हमने आइडेंटिफाई किया कि बहुत सारी स्ट्रीम तो ऐसी हैं जो पेरेनियल है, जिनमें साल भर पानी आता है। कुछ ऐसी स्ट्रीम्स हैं जिनमें पानी केवल बारिश के दौरान आता है, सीजनल है। तो उनमें दोनों में थोड़ा इंटरवेंशंस हमने अलग अलग की है कि जैसे सीजनल स्ट्रीम जो है उसमें हमने पानी के डिस्चार्ज वेलोसिटी को कम करके रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, पानी का जो वर्टिकल मूवमेंट है उसको बढ़ाने की के लिए स्ट्रक्चर प्रपोज किए। एंड जो सीजनल हैं जिनमें केवल बरसात के दौरान ही पानी आता है, उनमें थोड़ा सा चेक डैम्स हमने मजबूती से रखे हैं, जिससे गार्ड जो मलबा है वो ना आए। काफ़ी बार भारी बारिश होती है, उसके कारण में इरोजन बहुत बढ़ जाता है। तो इरोजन के दृष्टिकोण से सीजनल स्ट्रीम्स में वर्क किया गया है, और जो पेरेनियल है उसमें ग्राउंड वाटर को कैसे वो वाटर रिटेन किया जा सके और कैसे ग्राउंड वाटर को ऐड कर सके, उससे संबंधित स्ट्रक्चर प्रपोज किया। इसके उपरांत हमने रिवर बेड को भी लिया कि ये पानी, चूँकि खेती दोनों तरफ है रिवर के, किसानों से भी डिस्कशंस किए, उन्होंने भी बताया कि हमारा इरोजन बहुत होता है, खेत की जो मेड है वो कट जाती है हर साल, और हमें इसमें इरोजन के कारण क्या होता है हमारा कि एग्रीकल्चर लैंड, खेत का कुछ लैंड हर साल कटाव हो रहा है, तो भूस्खलन के कारण काफ़ी नुकसान है। तो उसमें उनसे चर्चा में ही पता चला कि क्या करना चाहिए। तो फिर ये एक बात निकल के आई कि हमें वाटर का जो रिवर बेड का जो वाटर है उसके फ्लो को भी इंटरमिटेंटली जगह जगह 1 किलोमीटर के इंटरवल में थोड़ा सा ब्लॉक करना पड़ेगा। तो उसमें हमने एनी कट्स प्रपोज किए हैं, 1 मीटर 1.5 मीटर हाइट के हैं, तो उतना पानी रिटेन करेगा और उससे अतिरिक्त पानी निकल जाएगा। तो ये 2 पर्पज सॉल्व करेगा हमारा, ग्राउंड वाटर के रिचार्ज को, वर्टिकल मूवमेंट को बढ़ाएगा, और स्टोर होगा, जो स्टोर्ड वाटर है वो हमें जो भूमिगत जल है उसके स्तर को बढ़ाने में सहायक होगा। साथ ही किसानों को गूल के माध्यम से, बगल में गूल बनी हुई है बहुत सारी, या बहुत सारी में रिपेयर भी हमने प्रपोज किया, तो उनमें पानी डाइवर्ट कर दिया जाएगा जिससे एग्रीकल्चर के लिए उपयोग होगा। और यदि कहीं दूर पानी है तो उसको लिफ्ट करने का, टुल्लू पंप के माध्यम से, सोलर पंप के माध्यम से उसको लिफ्ट करने का भी प्रावधान है, ये उपयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा वाटर है वो फ्लो होके निकल जाएगा, 1 मीटर से ऊपर का यदि ज़्यादा वाटर का फ्लो है तो वो निकल जाएगा।
वो नेक्स्ट उसमें 1 किलोमीटर बाद जो अगला एनीकट है वहाँ पर स्टोर होगा। तो इससे हमारे बहुत सारे पर्पस सॉल्व हो जाएंगे कि हम वाटर को स्टोर भी कर रहे हैं, यूज़ भी कर रहे हैं एंड ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी कर रहे हैं। इससे हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने से हमारे जो पुराने धाराएँ, नाले हैं, नौलाएँ हैं, वो भी रिचार्ज हो जाते हैं। अब इसके अतिरिक्त पूरे कैचमेंट में, पूरे लैंडस्केप में हमने एफोरेस्टेशन की एक्टिविटीज़ रखी है। और वनीकरण में हमने मेजर जो एम्फेसिस दिया है वो छोटी स्पीसीज़ को दिया है, जैसे कि फर्न है, लोकल ग्रासेज हैं जो वाटर का रिचार्ज बढ़ाती हैं, रिंगाल है, सेलिक्स हैं, ओक है। ओक की बहुत सारी स्पीसीज, तो साइट स्पेसिफिक, जिस एरिया में माना खरसू ओक आ रहा है तो खरसू, बांज ओक आ रहा है तो बांज ओक, ऐसे देवदार है, ऐसे खाकरा है, ये सारी स्पीसीज रखी हैं। तो अंगू है, ये सारी स्पीसीज रखने का फ़ायदा ये है कि वाटर का इनमें फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, तो वाटर ये स्टोर करेंगे, धीरे धीरे रिलीज करेंगे। तो अभी हमने देखा है कि एक साल में ही जंगल, एक खुरेद का जो जंगल है उसमें मॉस की हमने जब हमारा एनालिसिस है वेजिटेटिव मैपिंग का, उसके अकॉर्डिंगली मॉस का जो मात्रा है वो बहुत बढ़ गया। एंड मॉस आप जानते हैं स्पॉन्जी होता है, वाटर को रिटेन कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, धीरे धीरे रिलीज करता है। तो उससे पूरा इकोसिस्टम ही वाटर का रिचार्ज हो जाता है। तो जो वाटर का ये हेवल रिवर का जो इकोसिस्टम है, लैंडस्केप है, इसको हमने 4 मेन मेजर तरीके, उद्देश्य है हमारा कि इसको नेचुरल जो स्टेट हुआ करता था पहले, आज से 50-100 साल पहले, उसके शेप में लिया जाए। इसलिए कुछ इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स अभी प्रपोज कर रहे हैं फॉर शॉर्ट टर्म गेन के लिए, एंड वेजिटेटिव और इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स को रिप्लेस करेगी इन लॉन्ग रन, ये उद्देश्य है। एंड ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स ही एक नेचर मतलब प्राकृतिक हैबिटेट का, एक जंगल का रूप धारण कर लेगी, जो प्राकृतिक जंगल होता है। तो ये हमारा विजन है। उससे होगा कि यदि हम नेचुरल स्वरूप में ले आते हैं तो पानी अपने आप स्टोर होगा, कंजर्व होगा, नीचे ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करेगा, ऐड करेगा, पानी उसमें मिल जाएगा, वाटर टेबल बढ़ जाएगा, एंड किसानों को और जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए विभिन्न गांवों को पानी जाता है उसमें भी हेल्प करेगा। बहुत सारे गांव, बहुत सारे अभी प्रधान हमारे पास जो स्प्रिंग्स हमने रिचार्ज किए, उनमें बोल रहे हैं कि साहब एक हमारे गाँव को भी इसमें जोड़ लो। तो जनता खुद भी जुड़ना चाह रही है अभी। तो इस कवायद को हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी पूरा सपोर्ट है। मैं GM टेहरी, CDO टेहरी, DFO टेहरी, मतलब सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के मनरेगा के माध्यम से भी काम हो रहे हैं। कन्वर्जेंस एक्टिविटीज़ 5वां इसका कंपोनेंट है, जिसमें मनरेगा एक मेजर वर्क हो रहा है मनरेगा के माध्यम से, क्योंकि उसमें स्थानीय ग्रामीणों को रोज़गार भी मिल जाता है और स्थानीय लोग जब काम करते हैं तो उनका एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप होता है। और हमारा उद्देश्य भी है कि जैसे ही प्रोजेक्ट का जो एंडिंग हुआ उसमें हम उस स्प्रिंग को, उस धारा को, उस स्ट्रीम को हम जो स्थानीय ग्राम है उसको हैंड ओवर कर दें। अभी भी उनको इन्वॉल्व कर रखा है जिससे वो उसका देख रेख करते रहें। अब इस पूरे पैच में हम लोगों ने वनीकरण के जो बड़ी स्पीसीज हैं उनको भी रखा है, जो वाटर को रिटेन कर सके, वाटर लविंग प्लांट्स की। और जो हमारे रिवर फ्रंट है उसमें किलोमीटर्स में जहाँ जहाँ इरोजन्स है रिवर के किनारे किनारे, वहाँ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट भी किया जा रहा है। जैसे बेमुंडा के पास में जेंटल स्लोप है तो पूरा 2 किलोमीटर का रिवर फ्रंट है। ये नमामि गंगे स्कीम में भी हम लोगों ने बात की है कि वहाँ से इसको किया जाए। एंड जो इसका मुहाना है शिवपुरी में, जो गंगा नदी में मिलेगा, वहाँ भी रिवर फ्रंट का काम इसमें प्रपोज किया गया है। तो अभी ये 2018 तो पूरा 1 साल स्टडी में ही लग गया, फिर 2019 में काम हुए हैं तो तकरीबन 10-20% काम हो चुका है। अभी इस साल भी काम लगातार कंटिन्यू चल रहा है। तो बाय नेक्स्ट ईयर हमारा मेजर वर्क जो फील्ड लेवल का इंटरवेंशन से वो ख़त्म हो जाएगा, प्लांटेशन भी ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद में रिवर फ्रंट का काम हमारा रेगुलर चलता रहेगा। उद्देश्य इस प्रोजेक्ट को 2018 से 2023 तक हमारा 5 साल का ये टारगेट रहा। और शुरुआत में एक छोटी सी कवायद रही, आइडिया रहा कि जेंटल स्लोप है, बहुत अच्छी रिवर है,
वेजिटेबल बेल्ट ये कही जाती है, फ्रूट बेल्ट भी है, ऊपर का एरिया उसका फ्रूट बेल्ट है, और जो नदी के किनारे का एरिया है वो वेजिटेटिव मतलब सब्जियों के लिए वो बेल्ट जाती है। तो लीन पीरियड जो समर होता है, बेसिकली समर में पानी का स्तर इसमें बहुत कम हो जाता है। तो उद्देश्य है कि वो पानी का लेवल स्तर है डिस्चार्ज वो बढ़े, इसलिए वेरियस प्रकार के स्ट्रक्चर्स प्रपोज हैं और पूरे कैचमेंट को वेरियस स्कीम के माध्यम से, कन्वर्जेंस के माध्यम से लिया जा रहा है, जिससे एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। इसके अतिरिक्त यदि किसी किसान को या किसी गांव में कुछ ज़रूरत है वाटर कंजर्वेशन के दृष्टिकोण से कुछ स्ट्रक्चर की, तो उसको भी विभिन्न डिपार्टमेंट्स के माध्यम से ज़मीन पर अमल में लाया जाए। सर, एक आपने इनोवेटिव आइडिया किया, इनोवेटिव आइडिया है जो शायद कहीं सुनने में आया कि वो कहीं भी है नहीं, जैसे कि अभी आपके कई लोगों से मैंने बात कर रहा था, तो इनोवेटिव आइडिया कौन सा है? इसका जो इस प्रोजेक्ट में मैंने बताया इनिशियली कि जब हम लोगों ने रिसर्च किया कि क्या अवेलेबल है और क्या किया जा सकता है, तो इसमें IFM भोपाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वहाँ पे रिवर यूनेशन का एक वर्कशॉप भी था, वहाँ भी मैंने प्रेजेंटेशन दिया, वहाँ डिस्कशंस भी हुए, मंथन भी हुआ। उन सब चीज़ों के बाद में जो चीज़ें निकली हैं, इनोवेशन है इसमें यही है कि राइट फ्रॉम ओरिजिन से लेके एंड तक रिवर का पूरा लिया है, और स्प्रिंग शेड बेस्ड जो तकनीक है ये अपने आप में एक इनोवेटिव तकनीक है, ये पहले उपयोग नहीं की गई है। इसका फ़ायदा क्या है, इसमें अभी तक हम जलागम बेस्ड अप्रोच पे काम कर रहे थे, लेकिन स्प्रिंग वाला जो धारा बेस्ड अप्रोच है वो टोटली उसके अपोजिट है, वो हमें पता ही नहीं है। तो हमारा जितना भी पैसा इसमें लग रहा था वो यूज़फुल नहीं हो रहा था। प्रेजेंट जो टेक्निक है इसमें जो धारा का एरिया है उससे ऊपर के एरिया में हमें रिचार्ज करना पड़ता है, जिसको हम स्प्रिंग शेड कहते हैं। उसमें भी हम जैसे हमें बॉडी में कहीं दर्द हो रहा होता है तो उसको टेस्ट किया जाता है, फिर पता करते हैं कि ये ट्रीटमेंट करना है। तो वैसे ही साइट स्पेसिफिक इसका जो रिचार्ज एरिया उसको आइडेंटिफाई किया गया, एक्यूफर को आइडेंटिफाई किया गया, और उस ट्रीटमेंट एरिया में ही हम काम कर रहे हैं, इंटरवेंशंस कर रहे हैं, जिससे डायरेक्ट इम्पैक्ट उसके वाटर टेबल पर पड़ रहा है, और उसका जो सॉइल के अंदर में कहाँ पर परमेबल रॉक सिस्टम आ जा रहा है, कितने डेप्थ के बाद में कितने में सेमी परमेबल है, और कब क्वार्जाइट आ रही है, कब पानी का कहाँ से फ्लो हो रहा है, ग्रेविटी कैसी है, इन सारे उनके आधार पर हमने स्प्रिंग का जो ट्रीटमेंट है प्लान है वो बनाया है, जिसको हमने स्प्रिंग का कुंडली नाम दिया है, स्प्रिंग कुंडली में। तो ये जो स्प्रिंग शेड टेक्नोलॉजी और पूरा लैंडस्केप को पूरा लेना, ये अपने आप में एक अद्भुत है, और किसी भी रिवर के रीजनेशन के लिए अनलेस अंटिल ये पूरा लैंडस्केप को लिया जाए राइट फ्रॉम ओरिजिन के, और जो सोर्स ऑफ वाटर है उसको यदि एक्चुअल में हम यदि उसको मैनेज नहीं करेंगे, उसको ट्रीट नहीं करेंगे, उसको बचाएंगे नहीं, उसको कंजर्व नहीं करेंगे, तो हम नीचे कुछ भी करते रहें उससे पानी ज़्यादा फायदा होगा नहीं वाटर कंजर्वेशन में। सर, ये स्प्रिंग की बात कही आपने, ये स्प्रिंग कितने सारे स्प्रिंग्स हैं जो आपने खोजे इस टाइम में? इसमें जो 16,500 हेक्टेयर का एरिया है, इसमें टोटल जो स्प्रिंग आइडेंटिफाई की गई है वो 40 और स्ट्रीम्स है 15, और जो वनीकरण का एफोरेस्टेशन का एरिया वो 200 हेक्टेयर का है, जिसमें तकरीबन 10 लाख प्लांट्स हैं। ये स्प्रिंग्स सर खोजी थी, शुरुआत कैसे करी थी स्प्रिंग्स खोजने की आपने? इसके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि 2-3 तरीके से हमने इसको किया कि जो ऑलरेडी इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत सारे स्प्रिंग्स पर लिफ्ट परियोजनाएं चल रही हैं ड्रिंकिंग वाटर की, तो वो डेटाबेस हमने लिया। इसके अतिरिक्त क्योंकि वो 12-13 ही था, उसके अतिरिक्त बहुत सारी स्प्रिंग्स और रहती हैं जो जंगल के अंदर है, धारा, तो उसमें हमने गांव वालों की बड़ी हेल्प ली, जो चरवाहे हैं, जो जंगलों में जाते हैं, जो हमारा स्टाफ है, उनको सर्वे करवाया। एक बार नहीं, साल दर पूरा 10 बार तकरीबन सर्वे हुआ है,
ट्रांजेक्ट ब्लॉक हुए हैं, तो उसी से उनको खोजा गया है कि कहाँ से वाटर निकल रहा है। गांव वालों को भी पता रहता है धारा कहाँ है, उनके खेतों के आसपास जो थी उनको आइडेंटिफाई किया गया, चिन्हित किया गया। एंड उसमें भी एक्चुअल में हमने जो मेन स्प्रिंग थी धारा, उसको लिया है ट्रीटमेंट के लिए। ऐसे पानी काफ़ी बार जब निकलता है जहाँ से पहाड़ का एक्सपोजर होता है, वहाँ से काफ़ी जगह से पानी एक साथ निकलता है, लेकिन उसमें भी मेन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको स्टडी करना पड़ता है जियो हाइड्रोलॉजी का, तो वो स्टडी किया गया है। तो जो मेन आउटले है वाटर का, उसको आइडेंटिफाई करके ऐसे 40 स्प्रिंग्स को चिन्हित किया गया है। अभी जो रिजल्ट आ रहा है उसमें हेवल रिवर में क्या रिजल्ट आपको लगा उसके बाद? अभी तक आई सेड कि तकरीबन 10 से 20% का वर्क हुआ है, तो उसमें एक्चुअल में एक भी स्प्रिंग को अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है। रीज़न है कि उसमें इंटरवेंशंस का हमने अभी देखे हैं कि जैसे 50% काम कर दिया, फिर उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है। तो बेसिकली वी आर टेस्टिंग आवरसेल्व्स आल्सो कि हम ठीक तो कर रहे हैं। तो अभी प्रेजेंट में जैसे नवा पानी का स्प्रिंग है, उसमें जो तकरीबन सूख गई थी वो स्प्रिंग, और इस बार जब हमने उसको जून में विजिट किया है, सर्वे किया, उसका डेटा एनालिसिस किया, तो पा रहे हैं कि उसमें तकरीबन 1 इंच का वाटर आ गया। नहीं तो वो टपके टपके पानी आता था, बूंद बूंद पानी, अभी उसमें 1 इंच का पानी आ गया। और उसी में कुछ प्रधान बगल में गांव है, तो वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें इसमें मतलब पानी की ड्रिंकिंग वाटर का पाइपलाइन लगा दें। अब एज आई सेड कि हम थोड़ा सा ये भी टेस्ट कर रहे हैं कि इंटरवेंशंस को कितना बढ़ाएं, कब उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है धारा की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पता चला थोड़ा सा पानी निकला और हमने उसको सींचना, दोहन करना चालू कर दिया और वो फिर सूख गया। तो इसलिए अभी हम इंटरवेंशंस को थोड़ा धीरे धीरे ही कर रहे हैं, और 1 साल में करने से कभी फ़ायदा नहीं मिलता है। मेरे हिसाब से 2 या 3 साल में धीरे धीरे काम करना चाहिए। इंटरवेंशंस में अपने को टेस्टिंग करते रहना चाहिए, और लगे कि हमें थोड़ा सा चेंज करना है तो तत्काल चेंज करना चाहिए। और वर्तमान तक अभी तक जो काम हुआ है हमारा, इसमें 4 स्ट्रीम्स में और 2 स्प्रिंग में काम हुआ है, तो बहुत ही अतुलनीय, आई वुड से कि इनक्रेडिबल रिजल्ट्स अभी सामने आए हैं। उससे जो हमारा स्प्रिंग बेस्ड टेक्नोलॉजी है उसका टेस्टिंग भी हो रहा है, साथ ही कि एक्यूफर को हम जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं डिप टेक्नोलॉजी से, डिप जो ग्रेविटी है उसके आधार पर, तो ये उससे पता चल रहा है कि हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और हमें सक्सेस, आई वॉन्ट से कि 100% हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, बट हमें जितना हम काम कर रहे हैं उसके एवज में हमें ज़्यादा ही सक्सेस मिलता जा रहा है। हमने काम का जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 2, ढाई, 3 साल तक का रखा है, तो तब उसके बाद में हम जब एनालिसिस करेंगे उसका थरोली, तो वी वुड बी इन द पोजीशन कि हाँ भाई 100% ये रिजल्ट है। ये जो स्ट्रीम आप पीछे देख रहे हैं, ये अमूमन सीजनल स्ट्रीम है। ये बारिश के दौरान पानी आता है, फिर जिस दिन बारिश होती है उसके 1 या 2 दिन रहता है, फिर सूख जाता है। अभी आप कंटिन्यूस वाटर का फ्लो देख रहे हैं। बारिश हुए 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन पानी का फ्लो है। तो ये अपने आप में क्योंकि इसके ऊपर सीरीज में वर्क हुआ है, तो वो धीरे धीरे पानी स्टोर हुआ है, वो रिचार्ज होता रहेगा। एंड इसका जो ऐसे ही यदि हम पूरे कैचमेंट को लेते हैं, क्योंकि इसका जो लैंडस्केप है बहुत ह्यूज है, बड़ा है, तो पूरे लैंडस्केप में यदि हम इंटरवेंशंस करेंगे तो मैं डेड श्योर हूँ कि हेवल रिवर अपने पुराने स्वरूप को बहुत जल्दी ही धारण कर लेगी। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें इसमें जो कैरिंग कैपेसिटी है, वाटर को कितनी कैपेसिटी में, कितनी मात्रा में दोहन करना है, उस पर भी हमें बल देना पड़ेगा, क्योंकि ओवर यूटिलाइजेशन, ओवर यूज ऑफ वाटर डेफिनेटली स्प्रिंग्स को और रिवर को सुखाने में बहुत ही जल्दी उसको मतलब सुखा देगा।